Good morning, everyone. Okay, so today we are going to start with partnership general. Now, partnership is again another form of business organization. So till now, we have studied all the forms of वो शॉर्ट है कि कौन सा वाला वीडियो नहीं ना. So till now we have studied forms of business organizations in which we have studied about sole proprietorship, we have studied about partnership firm, we have studied about cooperative societies, we have studied about companies also. Okay, but अभी तक हमने केवल अकाउंट्स किसके बनाए हैं? अकाउंट्स हमने अभी तक केवल और केवल सोल प्रोप्राइटरशिप के प्रिपेयर करे हैं और थ्योरी हमने सबकी पढ़ ली है. वी हैव स्टडीड द थ्योरी फॉर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, बट अकाउंटिंग वी हैव स्टडीड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज पार्टनरशिप जनरल. व्हाट इज पार्टनरशिप general? Now, as we all know, partnership is a bigger concept, and this year, this whole unit consists of 30 marks. ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, ये 30 नंबर की आती है. कितने मार्क्स की आती है बेटा ये यूनिट? ये है हमारी 30 मार्क्स की. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ 30 मार्क्स की यूनिट है, तो इसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें चैप्टर्स है हमारे पार्टनरशिप जनरल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो ऐसे ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब एक के बाद एक आ रहे हैं और हम इसी को आगे बढ़ाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्टनरशिप जनरल. तो पार्टनरशिप अकाउंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल और स्पेसिफिक. पार्टनरशिप अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स, पार्टनरशिप जनरल एंड स्पेसिफिक. जनरल का मतलब होता है ये रेगुलर बनाने वाले अकाउंट्स हैं. जनरल पार्टनरशिप मतलब दीज आर अकाउंट्स ऑफ रेगुलर, दीज आर अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एंड they are to be closed at the end of the financial year. Okay, now what about specific accounts? Specific accounts are those accounts which are prepared in specific conditions. Now these specific conditions are known as reconstitution of partnership. What it is known as? Reconstitution of partnership. Now, partnership reconstitution consists of 2 types, internal reconstitution and external reconstitution. Internal reconstitution, again we are studying a chapter, reconstitution of a partnership firm, that is change in profit sharing ratio. दोबारा अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स 2 भाग में डिवाइडेड है, एक जनरल में और एक स्पेसिफिक में. जनरल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो आप लगातार हर साल बनाते हैं और साल के आखिर में आप उसे क्लोज करते हैं. और स्पेसिफिक वो होते हैं जो किसी स्पेशल कंडीशन में बनाए जाते हैं, रेगुलर नहीं होते और साल में कभी कभी इनको बनाया जाता है. व्हाट आर दे? ओके, ये कौन से अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली कभी कभार ही बनाते हैं? ये है इंटरनल रिकॉन्स्टिट्यूशन और एक्सटर्नल. इंटरनल में एक चैप्टर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक्सटर्नल में हमारे 4 से 5 चैप्टर हैं. नंबर 1 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नंबर 2 रिटायरमेंट, नंबर 3 डेथ, नंबर 4 डिसोल्यूशन, नंबर 5 अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नंबर 6 सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नंबर 7 कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो इसमें से डिसोल्यूशन तक हमारा है, पढ़ना है हमको, और उसके आगे नहीं पढ़ना है. ये हमारे डिसोल्यूशन तक हमारे सिलेबस में है. तो पार्टनरशिप जनरल में हमारी अकाउंट्स की बुक्स क्या होती है? तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी नंबर 1 होगी जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स, जर्नल एंड
subsidiary books. Number 2, ledger. Number 3, obviously we will prepare what? Trial balance. Number 4, ठीक है, जर्नल एंड लेजर. सो ये हमारी क्या हो गई? बुक्स हो गई. ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी है हमारी? 2. लेकिन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी? पहले हमें जर्नल बनाना है, फिर लेजर बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, और एक नई चीज जो आपको इसके अंदर बनानी है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और नेक्स्ट क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और फाइनली बैलेंस शीट. तो इनमें से आपको क्या क्या आता है, आप इसमें से चेक कर लीजिए क्या क्या आता है. हमको जर्नल बनाना आता है, रेगुलर एंट्रीज, परचेज की एंट्री आती है, सेल्स की एंट्री आती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्रीज आती है. तो सारा जर्नल हमें आता है, लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है, बैलेंस शीट बनानी आती है. मतलब जो लर्निंग हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में की थी, जो भी कुछ हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, वो पूरे के पूरे अकाउंट्स एज इट इज पार्टनरशिप में आ रहे हैं. तो नया क्या सीखना है हमको? स्पेसिफिकली कुछ नया सीखना पड़ेगा ना. तो व्हाट इज एडिशन टू दैट अकाउंट? सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स के अलावा आपको नए एडिशंस क्या क्या सीखने हैं इसमें. तो नए एडिशंस क्या क्या हैं हमारे? ओके, तो नए एडिशंस में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो क्या क्या आएगा आपको? नया क्या सीखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसके अलावा जो जर्नल हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था वही यहां पर पढ़ेंगे. वही सेम है, नया कुछ नहीं है उसके अंदर. एज इट इज फॉलो करना है. सेम टू सेम हमको लेजर फॉलो करना है, सेम टू सेम ट्रायल बैलेंस फॉलो करना है, सेम टू सेम हमको उससे बैलेंस शीट भी वही है. कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. तो बेसिकली इस पार्टनरशिप जनरल में हमें ये 2 चीजें बनाना सीखनी है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, इसके अलावा जो चीज हमें सीखनी है वह है कि हम किस तरीके से पार्टनरशिप अकाउंट्स को सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ एडजस्ट करने के. हमें अपनी नॉलेज को क्या करना है? अपडेट करना है. यानी कि जो नॉलेज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स में लगाई थी, अब सेम टू सेम हमें क्या करना है? पार्टनरशिप को भी उसके अंदर ऐड कर लेना है. ओके, जस्ट अ मिनट. अब हम इसके साथ शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की जो बेसिक थ्योरी है. एक बार हमें उसको रिवाइज कर लेना चाहिए. बाकी आप तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब केवल और केवल आपको क्या करना है? इसका एक रिवीजन ले लेना है. ठीक है, तो रिवीजन में क्या लेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मतलब नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म?
ओके, सो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या दिया है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, क्या दिया है इसमें? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन who have agreed, between who have agreed to share the profits of a business, who have agreed to share the profits of business, okay, carried on by all, carried on by all, or any of them acting for all, or any of them acting for all. ये जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप फर्म की, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए. Now partnership is a relation between who have agreed to share the profit of business. मतलब कहने का क्या है? पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा रिलेशन है बिजनेस का जिसमें सबसे पहले पार्टनर्स ने क्या किया? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार किया है अपने आप को. क्या किया है जिसको? यानी प्रॉफिट पार्टनर्स शेयर करेंगे आपस में, ये कंपल्सरी है. तो कुल मिलाकर इसका जो मेन पॉइंट हमारा सामने निकल कर आया वो ये है कि अगर प्रॉफिट शेयर नहीं किया गया तो पार्टनरशिप नहीं है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बेसिक है पार्टनरशिप फर्म का, यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को शेयर करना बहुत जरूरी है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना ले. ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है जिसमें कोई भी पार्टनर प्रॉफिट शेयर ना करता हो. अगर कोई पार्टनर फर्म में है और प्रॉफिट शेयर नहीं करता है तो वो पार्टनर नहीं माना जाएगा और ना ही वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी. पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म तभी मानी जाती है जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करने के बारे में मान्यता देते हैं. और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप का मूल आधार है. मूल आधार मतलब मेन है. अगर प्रॉफिट ही नहीं बांट रहे हो तो काहे की पार्टनरशिप? वो तो फालतू का ढकोसला हो गया. वो क्या लिखा है? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल. या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस करेंगे या फिर उनमें से कोई एक बाकी सबके बिहाफ पर बिजनेस करेगा, या उनमें से कोई एक बाकी सबके बिहाफ पर बिजनेस करेगा. तभी हम इसे क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तभी हमारी क्या होगी? कंप्लीट मानी जाएगी. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक में ले रहा हूं वो है मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, क्या ले रहे हैं? मैं नया टॉपिक क्या लूंगा मैं? मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो सबसे पहला फीचर हमारा पार्टनरशिप फर्म का वो है 2 और मोर पर्सन्स. क्या है हमारा इसमें? 2 और मोर पर्सन्स. क्या है हमारा ये फीचर? मेन फीचर क्या है पार्टनरशिप फर्म का? 2 और मोर पर्सन्स. कम से कम 2 लोग होना जरूरी है. मिनिमम कितने लोग होना जरूरी है? 2. ओके, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50. ठीक है, इसमें क्या बताया चला हमको? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50. ठीक है. पार्टनरशिप एक्ट कहीं भी ये नहीं बोलता है कि मैक्सिमम नंबर कितना है पार्टनर्स का, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इसको 50 बताया गया है.
अगर कोई चेंज हो गया होगा तो हम इस साल उसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी तक हमारी बुक जो है हमारे पास उसमें 50 लिखा है, मैं 50 मानकर चल रहा हूं। एनसीईआरटी में जो दिया होगा हम उसको फॉलो करेंगे, इसलिए इसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो नंबर एनसीईआरटी में लिखा होगा हम उसे फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, बस, और दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कोई 50 बोलता है, कोई 20 बोलता है, कोई 200 बोलता है, कोई 100 बोलता है, जो है होने दो, लेट गवर्नमेंट डिसाइड मैक्सिमम। हमारी बुक में भी 50 लिखा है, 50 फॉलो करते हैं। तो मेन फीचर क्या हो गया पार्टनरशिप फर्म का कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर ही पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है, कौन है ये 2 लोग? ये 2 लोग वो होंगे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने का एलिजिबिलिटी होगी। Now what do we mean by contract of eligibility? Eligibility कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब योग्य लोग होने चाहिए, 18 साल से कम ना हो, ठीक है, दिवालिया घोषित ना हो गए हो, सरकार ने उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य ना कर दिया हो, ड्रंकर ना हो, मतलब पीने वाले लोग नहीं होने चाहिए, इंसेंट माइंड यानी पागलपन वाले नहीं होने चाहिए। कुछ बीमारियां होती हैं जिनके लोगों को, जैसे अल्जाइमर होती है, जैसे भूलने की बीमारी होती है ना, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार ही नहीं होता, तो ऐसे लोग नहीं होंगे। कहते ना, ओनली दोज पर्सन आर एबल टू कम इनटू पार्टनरशिप फर्म, दोज आर एलिजिबल फॉर इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, पार्टनरशिप फर्म का जो दूसरा फीचर है वो है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म का जो दूसरा फीचर क्या है वो है एग्रीमेंट। ठीक है, कहते हैं पार्टनरशिप इज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप किस चीज का अंत है, मतलब एंड क्या है? एग्रीमेंट का एंड है पार्टनरशिप, यानी जब एग्रीमेंट बना तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो एग्रीमेंट, वो पार्टनरशिप फर्म है। कहने का मतलब सिंपल यही है कि एग्रीमेंट का जो रिजल्ट होता है वही पार्टनरशिप फर्म है। मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो हम उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया ये पार्टनरशिप में है। सिंपल, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट दिया हुआ है बुक में आपके, इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। यानी कानूनी प्रक्रिया से पार्टनरशिप नहीं बनती, किसी लॉ के ऑपरेशन से पार्टनरशिप नहीं बनती, केवल पार्टनरशिप फॉर्म होती है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। जैसे एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि प्रतीक और शरद ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया और दोनों ने तय करा भाई अपन दोनों बिजनेस करेंगे, आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे, आधा आधा पैसा लगाएंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे, बस हो गया एग्रीमेंट। अगर इन्हीं शर्तों को कागज पर लिखवा लिया जाए तो रिटर्न, और बोलकर एक दूसरे से एक्सेप्ट कर लिया और उसके कोई गवाह हो, जैसे इन दोनों ने मेरे सामने ये बात तय करी तो मैं एक गवाह हो गया और आप में से भी कोई 1-2 एविडेंस हो सकते हैं, तो दोनों अगर गवाह हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑन द कंट्री अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ and not by an agreement. आगे लिखा है such an agreement can be either oral or in writing. Okay, such an agreement may be oral or written. इस तरह के जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न में भी हो सकते हैं। ओरल मतलब मौखिक और रिटर्न मतलब लिखित में। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट को हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में क्या कर सकते हैं? एनफोर्स करा सकते हैं। हम उस रिटर्न एग्रीमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और आगे चल के काम आ सकता है। ओरल एग्रीमेंट उतना ज्यादा खास होता नहीं है। भारत में दोनों तरह के एग्रीमेंट अलाउड है। दुनिया के कई देशों में
केवल रिटर्न एग्रीमेंट अलाउड है और दुनिया के कई देशों में दोनों अलाउड है. In India, we can have an agreement in oral as well as written also. I hope this is clear. The agreement forms the basis of mutual rights and duties of the partner. ठीक है? Agreement क्या होता है? Agreement is a basis of mutual rights and responsibilities of partners. ये क्या करते हैं? ये पार्टनर्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करती है. यानी पार्टनर्स की क्या राइट्स है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. क्योंकि राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलती है, अधिकार और जिम्मेदारियां हमेशा क्या होती है? एक साथ चलती हैं. तो पार्टनर्स की क्या अधिकार होंगे वह इस एग्रीमेंट में लिखा होगा. पार्टनर्स को क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी वह इस एग्रीमेंट में लिखा होगा. इसके अलावा कई सारी ऐसी शर्तें हैं जो हम इस एग्रीमेंट में डाल सकते हैं, इस एग्रीमेंट को उसके अंदर रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. ये पॉइंट समझने वाली है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग बहुत समझदार हो चुके हो. पॉइंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? बिजनेस होना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप बिना बिजनेस के की जाए. पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केवल बिजनेस के लिए ही हो सकता है. आप किसी चैरिटेबल काम के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते. डकैती डालने के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई जा सकती. चोरी करने के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई जा सकती. ठीक है? पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस केवल बिजनेस के लिए ही होता है. एंड व्हाट इज अ बिजनेस? अ बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी in which there is an exchange of goods and services for a value. Are you getting my point? यानी पार्टनरशिप केवल उन्हीं कार्य के लिए बनाई जाएगी जहां पर बिजनेस है. और दूसरी खास बात, प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट कमाना अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो पार्टनरशिप भी नहीं है. बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो पार्टनरशिप केवल बिजनेस एक्टिविटी के लिए बनाई जा सकती है और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है बाय टेकिंग अ रिस्क लेकर प्रॉफिट कमाना ही